सुभाष बाबू की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कटक में ही हुई और बाप्टिस्ट मिशंस प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में पढ़ाई की। बाद के हायर एजुकेशन के लिए वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा भी गए और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भी पढ़ाई की। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने उस जमाने की बेहद प्रतिष्ठित माने जाने वाली आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की, जो उनके पहले सत्येंद्रनाथ बोस या फिर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ही कर पाए। यद्यपि कि सुभाष बाबू ने 1920 में प्रतिष्ठित आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण तो कर ली, परंतु उनका मन वहां लगा नहीं और वे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। ने अपना संपूर्ण जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई में न्यौछावर लगा दिया था। शीघ्र ही सुभाष बाबू को एक बात समझ में आ गई कि वे अंग्रेजों के साथ काम नहीं कर पाएंगे और मन तो उनका राष्ट्रीय आंदोलन में लगा हुआ था। और कुछ ही महीनों पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 379 भारतीयों को गोली मार दी थी और वे सब लोग शहीद हो गए थे। इससे सुभाष चंद्र बोस वैसे ही बहुत ज़्यादा व्यथित रह रहे थे और उन्होंने त्यागपत्र देने के पश्चात शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जब असहयोग आंदोलन का श्री गणेश किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह आंदोलन अखिल भारतीय स्तर का पहला सशक्त जन आंदोलन बन गया। यद्यपि कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने अचानक से आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि भारत के लोग अभी अहिंसात्मक सत्याग्रह और इस प्रकार के संघर्ष के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। और गांधी जी ने इसे हिमालयन ब्लंडर भी कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, आंदोलन थोड़ा पहले प्रारंभ कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि आंदोलन को अचानक से वापस नहीं लिया जाना चाहिए था और उन्होंने गांधी जी की इस बात को लेकर के आलोचना भी की। 1925 के प्रांतीय विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले थे और स्वराज पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि वे चुनाव में भाग लेंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इस रणनीति को अपना समर्थन प्रदान नहीं किया। परंतु जब चुनाव का वक्त सामने आया तो कांग्रेस पार्टी ने स्वराज पार्टी को खुलेआम अपना समर्थन प्रदान किया और कई स्थानों पर स्वराज पार्टी के सदस्यों ने जीत प्राप्त की और कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे भी कब्जा जमाया, जैसे कि कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पटना, इलाहाबाद और कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी में तो सुभाष चंद्र बोस सीईओ के पद पर भी विराजमान हुए, जबकि चित्तरंजन दास उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास आदि को अपना खुलकर समर्थन प्रदान किया। सुभाष बाबू 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दोबारा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी को अपने अनुसार चलाया जा सके। यद्यपि कि महात्मा गांधी एवं उनके अन्य समर्थक जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी आदि इस बात को लेकर के सहमत नहीं हुए और उन्होंने सुभाष बाबू के विरुद्ध अपना उम्मीदवार उतारने का निश्चय किया ताकि वे निर्विरोध न चुने जा सकें। और इसी कारणवश बापू ने सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि वे सुभाष बाबू के विरुद्ध अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें। यद्यपि कि सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को उतारना चाहा, परंतु पंडित नेहरू ने स्वास्थ्य कारणों का आधार बनाकर बहाना कर दिया शायद, और फिर तब बापू ने मौलाना आज़ाद को कहा कि वे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें सुभाष बाबू के बनाम, सुभाष बाबू के विरुद्ध। और मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू दोनों ही सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी अच्छे मित्र थे, तो मौलाना आज़ाद ने भी हाथ जोड़कर अस्वीकार कर दिया और उन्होंने आंध्र के एक नेता पट्टाभी सीतारमैया का नाम सुझाया।
पट्टाभी सुभाष बाबू के विरुद्ध अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, परंतु वे चुनाव में नैरो मार्जिन से सुभाष चंद्र बोस से हार जाते हैं और महात्मा गांधी इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि पट्टाभी सितरमैया की हार पट्टाभी से ज़्यादा स्वयं महात्मा गांधी की हार है, क्योंकि महात्मा गांधी ने पट्टाभी सितरमैया को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि संपूर्ण कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को फ्री हैंड दे दिया गया कि वे अपने अनुसार कांग्रेस पार्टी का संचालन करें। परंतु अकेले पड़ जाने के कारणवश सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं ही कांग्रेस पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, परंतु धीरे धीरे वे कांग्रेस से दूर होने लगे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और सार्वजनिक धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। 1940 में सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही एक प्रदर्शन में सम्मिलित होते हैं जिसके आधार पर सरकार उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। सुभाष बाबू जेल में इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और आमरण अनशन हंगर स्ट्राइक अनटू डेथ कर देते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। सुभाष बाबू के गिरते स्वास्थ्य को देखकर सरकार उन्हें जेल से हाउस अरेस्ट में शिफ्ट कर देती है, परंतु अब सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में एक प्लान पनपने लगा था और वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने देश को आज़ाद करने के बारे में गंभीरता से सोचने लगे थे। गंभीरता से तो वो शुरू से ही सोच रहे थे, लेकिन अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास करने के उत्सुक हो रहे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ सदस्यों और अपने भतीजे शिशिर कुमार की सहायता से सुभाष बाबू हाउस अरेस्ट से निकल जाते हैं और एक योजना के तहत वो पहले दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली से पंजाब होते हुए अफ़गानिस्तान ले जाया जाता है उन्हें, और वे इस दौरान एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अपने आप को दिखाते हैं और नाम जियाउद्दीन होता है। ये छद्म नाम था जिसके तहत वो यात्रा कर रहे थे। अफ़गानिस्तान से वे सोवियत रूस पहुंचते हैं, जहां के हेड ऑफ द स्टेट जोसेफ स्टालिन से उनकी मुलाकात होती है। वे स्टालिन से ब्रिटिश भारत को आज़ाद कराने के लिए सहायता मांगते हैं, परंतु जोसेफ स्टालिन कन्विंस नहीं होता है और उसे लगता है कि सुभाष बाबू शायद ब्रिटिश के कोई सीक्रेट एजेंट के तौर पर वहाँ पहुँचे हैं। अब सुभाष बाबू को सोवियत रूस से जर्मनी जाना था ताकि एक्सिस पावर्स की सहायता से वे ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर भारत को आज़ाद करा सकें। सुभाष बाबू ने जर्मनी से जितनी उम्मीद की थी वो प्राप्त नहीं हुई और अब सुभाष चंद्र बोस का प्लान थोड़ा बदलने लगा था और जर्मनी के अपेक्षा अब वो जापान को वरीयता दे रहे थे और उन्होंने जापान से सक्रिय सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था। जर्मन पनडुब्बी या सबमरीन की सहायता से सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से जापान ले जाया जाता है और इस बीच अबिद हुसैन एक और व्यक्ति थे जो सुभाष चंद्र बोस के साथ यात्रा कर रहे थे और इस पूरे यात्रा में वो सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी बने रहे। देश के भीतर महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की अंतिम पुकार दे दी गई थी और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था, जिससे सुभाष चंद्र बोस ने अपना सक्रिय समर्थन खुलकर समर्थन प्रदान किया, जबकि सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों की गांधी जी ने भी भरपूर सराहना की। उधर दक्षिण पूर्व एशिया में जापान के हाथों ब्रिटिशर्स की भारी पराजय हुई थी और वे वहाँ के स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़कर भाग लिए थे। कैप्टन मोहन सिंह ने उन सिपाहियों को एकत्रित किया जो ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़े थे और पीओडब्ल्यू प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन चुके थे। उन्हें एकत्रित कर उन्होंने रास बिहारी बोस की सहायता से मलाय प्रायद्वीप में आज़ाद हिंद फौज INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और सुभाष चंद्र बोस इसी आर्मी का कमांड लेने वाले थे। रास बिहारी बोस की जब सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात होती है तो फिर वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं और फिर वहीं पे सुभाष चंद्र बोस एक नारा देते हैं, दिल्ली चलो, और एक दूसरा बेहद प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब INA आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ जाता है
तो बड़ी संख्या में अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। बताते चलें कि रास बिहारी बोस वही क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 1912 में सचिन नाथ सान्याल के साथ मिलकर वायसरॉय हार्डिंग को मारने का असफल प्रयास किया था। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविंशियल आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का गठन किया, जो कि एक अंतरिम सरकार थी, और आज़ाद हिंद फौज अब पूर्ण रूप से तैयार थी ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर इसे आज़ाद करा लेने के लिए। इस कार्य में जापान सुभाष बाबू की सक्रिय सहायता कर रहा था और जापान के हेड ऑफ द स्टेट तोजो भी सुभाष चंद्र बोस के साथ लगे हुए थे और वो 2 बार एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, जबकि जापान ने अस्त्र शस्त्र के साथ धन वगैरह भी मुहैया कराया ताकि ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर उसे अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाया जा सके। सिंगापुर और रंगून में आज़ाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर्स बनाए गए और ब्रिगेड्स बांटे गए। आईएनए के कई ब्रिगेड्स बनाए गए, जैसे आज़ाद दस्ता, नेहरू ब्रिगेड एवं गांधी ब्रिगेड, जबकि कैप्टन लक्ष्मी सहगल के कमांड में वुमेन विंग तैयार किया गया, जिसे झांसी ब्रिगेड नाम दिया गया, और गुरिल्ला वॉरफेयर ब्रिगेड को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सुभाष ब्रिगेड कहा गया, और अब वे ब्रिटिश भारत पर हमला कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार पर आक्रमण किया और इन्हें जीत लिया, और इन दोनों ही द्वीपों का नाम बदला गया। पहले का नाम रखा गया शहीद और दूसरे का नाम रख दिया गया स्वराज। आज़ाद हिंद फौज का अगला लक्ष्य इम्फाल और कोहिमा के रास्ते होते हुए ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर देश को आज़ाद कराना था। इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर आज़ाद हिंद फौज को सफलता प्राप्त नहीं हुई और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि इधर जापान की सेना भी मित्र राष्ट्रों और संयुक्त राज्य अमेरिका के एंट्री के बाद से बुरी तरह से पराजित हो रही थी, और इधर समय पूर्व बारिश भी आ गई थी, मानसून थोड़ा जल्दी आ गया था, जिसकी वजह से भारी समस्या का सामना करना पड़ा आज़ाद हिंद फौज को, और ये उनके पराजय के मूल कारण बन गए, जिन्हें स्वयं सुभाष बाबू ने भी स्वीकार किया। आईएनए की पराजय के बाद सिपाहियों और सैन्य अधिकारियों को पकड़ लिया गया और ब्रिटिश भारत वापस लाकर लाल किले पर उन पर ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया, विशेष तौर पर पी.के. सहगल, शाहनवाज खान इंडो बर्मा फ्रंट से और गुरबख्श सिंह एवं अन्य पर, जबकि इनके मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई ने की और जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी वहाँ पर मौजूद थे जो मदद कर रहे थे भूलाभाई देसाई की। मुस्लिम लीग ने भी इस ऐतिहासिक आईएनए ट्रायल को अपना पूरा समर्थन प्रदान किया। उधर सुभाष चंद्र बोस तेपेई जापान वापस लौटते वक्त संभवतः, हम पूरी तरह से ठीक से नहीं जानते इस बात को, 18 अगस्त 1946 को एक प्लेन क्रैश में शहीद हो गए या वो बचे, इस पर दोस्तों हम कभी और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।